हेलो एवरीवन, हम कल की क्लास को आगे बढ़ाते हैं और हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसका डिस्कशन करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट रिलायबल साइन ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस इन एन इन्फेंट। क्वेश्चन पूछ रहा है कि मोस्ट रिलायबल साइन क्या है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के अंदर इन इन्फेंट। अगर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस की कंडीशन है और इन्फेंट है तो नेजल फ्लेयरिंग होती है, वो एक की रेस्पिरेटरी साइन होता है कि अगर इन्फेंट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में जा रहा है तो रिलायबल साइन होगा जो हमें इंडिकेट करेगा कि ये रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में बच्चा जा रहा है। सो यहाँ पे नेजल फ्लेयरिंग होगा, वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ब्रेडिकार्डिया, नेजल फ्लेयरिंग, क्राइंग और स्नीजिंग में से जो की साइन ऑफ रेस्पिरेटरी एफर्ट है और इन्फेंट के अंदर नेजल फ्लेयरिंग होती है। While assessing a child with asthma, the nurse hear high pitch wheezing during expiration. What does the indicate? Option A, airway edema, option B, normal finding, option C, upper airway obstruction और option D, bronchospasm. अगर अस्थमा का बच्चा है उसमें हाई पिच विजिंग साउंड जो सुनाई दे रही है वो ड्यूरिंग द एक्सहेलेशन के साइन में या फिर जब भी बच्चा एक्सपिरेशन कर रहा है उस टाइम पे, तो वो हमें इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं ब्रोंकोस्पाज्म हो रहा है, जो कि टिपिकल साइन होता है अस्थमा का विजिंग। वो इंडिकेट करता है हमेशा कि ब्रोंकोस्पाज्म हो रहा है या फिर एयरवे जो है वो नैरो हो रहा है और उसकी वजह से एयर मूवमेंट में जो ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है उसकी वजह से जो साउंड सुनाई देता है वो विजिंग हमेशा ड्यूरिंग एक्सपायरेशन शो होता है, वो हमेशा इंडिकेट करेगा कि ब्रोंकोस्पाज्म हो रहा है। Question number 3, the nurse note a patient's respiratory rate is 8 breath per minute. What should the nurse do first? रेस्पिरेटरी रेट 8 आ रहा है तो हमें क्या करना है? ऑप्शन ए, डॉक्यूमेंट द फाइंडिंग, ऑप्शन बी, फाइंडिंग नैलोक्सोन, ऑप्शन सी, नोटिफाई द हेल्थ केयर प्रोवाइडर और ऑप्शन 4 यहाँ पे जो कि थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, ऑप्शन डी यहाँ पे होगा कि हमें पेशेंट को हाइपोवेंटिलेशन से रिलेटेड कुछ सिम्टम है या फिर हमें डिटरमाइन करना है कि कुछ इमरजेंसी तो नहीं है। सो ऑप्शन डी यहाँ पे यही होगा कि हाइपोवेंटिलेशन के लिए असेसमेंट करना है हमें सबसे फर्स्ट। सो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। असेसिंग फॉर हाइपोवेंटिलेशन एंड रिलेटेड सिम्टम हेल्प डिटरमाइन द कॉज इन अर्जेंसी, कि कुछ रेस्पिरेटरी ड्राइव में प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है, उसके लिए हमें असेस करना है। सो डॉक्यूमेंट द फाइंडिंग नहीं कर सकते बिकॉज ये बहुत कम रेस्पिरेटरी रेट है। नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट 12 से 20 के बीच होना चाहिए। एडमिनिस्टर नैलोक्सोन, नैलोक्सोन हम ऐसे कभी कभी रेस्पिरेटरी रेट कम हो सकता है तो उसके लिए हम डायरेक्ट नैलोक्सोन नहीं दे सकते। नोटिफाई द हेल्थ केयर प्रोवाइडर, सबसे पहले हमें असेसमेंट करना है, उसके बाद ही हमें हेल्थ केयर प्रोवाइडर को इन्फॉर्म करना है कि क्या फाइंडिंग्स है। सो ऑप्शन डी यहाँ पे होगा कि हमें असेसमेंट से रिलेटेड कुछ भी ऑप्शन होएगा सो वो हमें आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 4, विच नर्सिंग इंटरवेंशन इज बेस्ट टू हेल्प मोबिलाइज सिक्रेशन या पेशेंट विथ निमोनिया। निमोनिया के पेशेंट्स के सिक्रेशंस को रिमूव करना है, सबसे बढ़िया नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होएगा? सो ऑप्शन ए, लिमिट द फ्लूइड इनटेक, ऑप्शन बी, इंक्रीज बेड रेस्ट, ऑप्शन सी, इंक्रीज डीप ब्रीथिंग एंड कफिंग, ऑप्शन डी, एडमिनिस्टर एंटीहिस्टामिन्स। सो जब भी निमोनिया के पेशेंट से हमें सिक्रेशंस मोबिलाइज करने हैं तो सबसे पहली चीज़ है जो पेशेंट के खुद के एफर्ट होते हैं, तो उसमें वो पेशेंट अगर डीप ब्रीथिंग और कफिंग करता है तो हमें उसको इनकरेज करना है कि आप डीप ब्रीथिंग करो और कफिंग करो फ्रिक्वेंटली, ताकि आपका सिक्रेशन से वो लूज़ हो और बाहर निकले, तो सिक्रेशन क्लियरेंस और लंग एक्सपांसन के लिए एडजस्टमेंट होएगा, उसकी वजह से निमोनिया के सिक्रेशन से वो निकलने में हेल्प मिलेगी। सो सब इंकरेज करना है डीप ब्रीथिंग एंड कफिंग के लिए, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नर्स नोटिस रिट्रैक्शन इन ए पीडियाट्रिक पेशेंट्स चेस्ट, व्हाट डज दिस सजेस्ट। अगर पीडियाट्रिक पेशेंट के अंदर रिट्रैक्शंस दिख रहे हैं हमें चेस्ट के अंदर तो हमें क्या करना है? ऑप्शन नॉर्मल फाइंडिंग ड्यूरिंग द स्लीप, ऑप्शन बी, एयर हंगर एंड इंक्रीज वर्क ऑफ ब्रीथिंग, ऑप्शन सी, रिड्यूस रेस्पिरेटरी रेट, ऑप्शन डी, इम्प्रूव वेंटिलेशन। सो नॉर्मल फाइंडिंग तो नहीं होते हैं, रिट्रैक्शंस आ रहे हैं मतलब कहीं ना कहीं रेस्पिरेशन है या फिर ऑक्सीजनेशन है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है। एयर हंगर एंड इंक्रीज वर्क ऑफ ब्रीथिंग, जब भी हाइपोवेंटिलेट करता है पेशेंट या फिर ऑक्सीजनेशन कॉम्प्रोमाइज़ होता है तो उस टाइम पे वर्क ऑफ ब्रीथिंग इम्प्रूव हो जाता है, पेशेंट रिट्रैक्शंस करेगा, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाएगा। सो एयर हंगर एंड इंक्रीज वर्क ऑफ ब्रीथिंग हो सकता है। रिड्यूस रेस्पिरेटरी रेट टेकिपनिया में जाएगा बच्चा, जब भी रिट्रैक्शंस होंगे निमोनिया के सिम्टम्स में आपने देखा होगा रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाएगा, ब्रीथिंग एफर्ट्स बढ़ जाएंगे। इम्प्रूव वेंटिलेशन इम्प्रूव नहीं होता है, वेंटिलेशन हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ होता है।
अगर रिट्रैक्शंस हो रहे हैं तो। करेक्ट आंसर यहाँ पे बी रहेगा, एयर हंगर एंड इंक्रीज वर्क ऑफ ब्रीथिंग। रिट्रैक्शंस में हमेशा ब्रीथिंग के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने पड़ते हैं, कहीं ना कहीं उसका रेस्पिरेशन कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा होता है, इसलिए रिट्रैक्शंस आना चालू होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर बी हो गया, रिट्रैक्शन सजेस्ट इंक्रीज रेस्पिरेटरी एफर्ट एंड पॉसिबली डिस्ट्रेस में जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, विच पोजीशन शुड द नर्स प्लेस ए पेशेंट विद सीवियर डिस्निया। डिस्निया के पेशेंट को कौन सी पोजीशन में रखना है, ये आप सबको पता है, हाई पावर पोजीशन, क्योंकि वो ऑप्टिमाइज करता है लंग एक्सपांसन को और ऑक्सीजनेशन को इम्प्रूव करता है। और क्वेश्चन नंबर 7, वाइल असेसिंग ब्रीथ साउंड द नर्स हियर क्रैकल्स इन द लोअर लोब, व्हाट कंडीशन इज मोस्ट लाइकली। ब्रेथ साउंड्स के अंदर अगर क्रैकल्स सुनाई दे रहे हैं लोअर लोब में, तो क्या कंडीशन हो सकती है मोस्ट कॉमनली। अस्थमा में वीजिंग साउंड सुनाई देते हैं। निमोनिया और फ्लूइड ओवरलोड है तो हो सकता है वहाँ पे क्रैकल सुनाई दो। ऑप्शन सी प्लूरल इफ्यूजन और ऑप्शन डी एम्फाइसीमा। फ्लूइड और जब भी फ्लूइड एक्यूमुलेट होता है लोअर लोब्स में क्या है, एल्वेलाई मोस्टली, तो एल्वेलाई के अंदर अगर फ्लूइड इकट्ठा हो रहा है तो उसकी वजह से क्रैकल्स सुनाई देते हैं, तो निमोनिया और फ्लूइड ओवरलोड की कंडीशन हो सकती है। करेक्ट आंसर यहाँ पे होएगा ऑप्शन बी। व्हाट इज़ द अर्लीस्ट साइन ऑफ हाइपोक्सिया इन ए चाइल्ड। हाइपोक्सिया के लिए अर्लीस्ट साइन क्या होएगा, रेस्टलेसनेस, ऑलवेज रेस्टलेस है, इरिटेबिलिटी है, और जो कि हमें ऑब्वियस फिजिकल साइन दिखेंगे वो होंगे हाइपोक्सिया के सिम्टम। जो सबसे अर्लीस्ट होगा वो रेस्टलेसनेस होगा, और सबसे लेट साइन जो हमें देखने को मिलेगा वो होगा फिजिकल सिम्टम्स अपने को शो होंगे, जैसे कि साइनोसिस शो हो रहा है, मतलब सीवियर डिस्निया में जा रहा है या फिर हाइपोक्सिया हो रहा है। Question number 9. A child with bronchiolitis is expressing nasal flaring and grunting. What is the priority nursing action? ग्रंटिंग ब्रोंक्योलाइटिस के पेशेंट में शो हो रहा है तो हमें क्या करना है। ऑप्शन ए स्टार्ट आईवी फ्लूइड, ऑप्शन बी नोटिफाई रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट, ऑप्शन सी एडमिनिस्टर हाई फ्लो ऑक्सीजन, और ऑप्शन डी सक्शन द एयरवे। तो ब्रोंक्योलाइटिस है मीन्स सिक्रेशंस कहीं ना कहीं स्ट्रक हो रहे हैं, तो हमें उनको रिमूव करना है। उसकी वजह से जब भी एयरवे के अंदर सिक्रेशंस होंगे तो हमें ग्रंटिंग की आवाज़ सुनाई देगी। सो ग्रंटिंग सुनाई दे रहा है मतलब हमें कहीं ना कहीं एयरवे को क्लियर करना है। सबसे पहले ये हमें करना है कि ब्रीथिंग एयरवे क्लियर करना है और ब्रीथिंग को इम्प्रूव करना है। सो एयरवे को क्लियर करने के लिए हमें सक्शनिंग करना है। आईवी फ्लूइड्स नहीं देने हैं, नोटिफाई रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट को हम बाद में देंगे बिकॉज सक्शनिंग इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी। हाई फ्लो ऑक्सीजन नहीं देना है बिकॉज ऑलरेडी एयरवे तो कॉम्प्रोमाइज़ है, सो ऑक्सीजन हम कितना भी देंगे वो एयरवे ओपन नहीं होगा। सक्शन करने से हो सकता है हमारा एयरवे ओपन हो जाए और नेजल फ्लेयरिंग और ग्रंटिंग कम हो और रेस्पिरेटरी एफर्ट्स कम लगाने पड़े। अगला क्वेश्चन है, पेशेंट विद सीओपीडी विच फाइंडिंग इंडिकेट द नीड फॉर इमीडिएट इंटरवेंशन। सीओपीडी का पेशेंट है, कौन सा फाइंडिंग ऐसे इंडिकेट कर रही है कि हमें इमीडिएटली कुछ ना कुछ इंटरवेंशन लेना है। यूज ऑफ एक्सेसरी मसल, ऑप्शन बी ऑक्सीजन सेचुरेशन ऑफ 92%, ऑक्सीजन सी प्रोडक्टिव कप, और ऑप्शन डी है बैरल चेस्ट अपीयरेंस। सो यूज ऑफ एक्सेसरी मसल यहाँ पे थोड़ा हो सकता है कि पेशेंट का एयरवे जो रेस्पिरेटरी एफर्ट है वो बढ़ रहा है। अगर एक्सेसरी मसल्स का यूज़ होते हुए दिख रहा है मीन्स पेशेंट कहीं ना कहीं रेस्पिरेशन है वो इम्प्रूव हो रहा है, मतलब एफर्ट बढ़ रहे हैं, उसकी वजह से एक्सेसरी मसल्स को यूज़ कर रहा है। ऑक्सीजन सेचुरेशन 92%, सीओपीडी पेशेंट्स का सेचुरेशन होता है वो 88 से 92, 93 ऐसे ही रहता है। प्रोडक्टिव कफ एक सिम्टम है जो कि सीओपीडी का है। बैरल चेस्ट अपीयरेंस जो कि सीओपीडी से। तो यहाँ पे हमें जो इमीडिएट इंटरवेंशन के लिए कंडीशन है वो है यूज ऑफ एक्सेसरी मसल। यूज ऑफ एक्सेसरी मसल इंडिकेट करता है कि इंक्रीज वर्क ऑफ ब्रीथिंग एंड पोटेंशियल डिकम्पनसेशन। अगला क्वेश्चन है, विच फाइंडिंग इज मोस्ट कंसर्निंग ड्यूरिंग द रेस्पिरेटरी असेसमेंट। कौन सी फाइंडिंग है जो मोस्ट कंसर्न है रेस्पिरेटरी असेसमेंट के टाइम पे। वेस्कुलर ब्रीथ साउंड्स, बायलेटरल चेस्ट राइज, एब्सेंस ऑफ ब्रीथ साउंड ऑन वन साइड और ओकेजनल कफ। वेस्कुलर ब्रीथ साउंड्स नॉर्मल होते हैं, बायलेटरल चेस्ट रेज होना नॉर्मल है, एब्सेंस ऑफ ब्रीथ साउंड ऑन वन साइड अगर ब्रीथ साउंड एब्सेंस है तो वो एक सीरियस कंडीशन हो सकती है जो कि न्यूमोथोरैक्स है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। द नर्स ऑब्जर्व साइनोसिस अराउंड द लिप एंड फिंगर ट्रिप्स, व्हाट इज द नर्स नेक्स्ट स्टेप। अगर साइनोसिस शो हो रहा है लिप्स और फिंगर ट्रिप्स में तो हमें क्या करना है। जनरली जैसे हमें पता है कि साइनोसिस हो रहा है मतलब सीवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में जा रहा है या हाइपोक्सिया की कंडीशन है, तो हमें इमीडिएट ऑक्सीजनेशन की ज़रूरत है। ऑफर ओरल फ्लूइड की कोई नीड नहीं है। रीएसएस इन 10 मिनट्स। अगर रेस्टलेसनेस हो रहा है तो हम रीएसएस के लिए रिस्क ले सकते हैं, लेकिन अगर साइनोसिस शो हो रहा है लिप्स और फिंगर टिप्स में तो हमें मतलब वो सीवियर हाइपोक्सिया की कंडीशन है, तो उसके लिए हमें अप्लाई वार्म कंप्रेशन। बिकॉज ऑफ हाइपोक्सिया की वजह से यहाँ पे फिंगर टिप्स और
लिप्स में साइनोसिस हो रहा है, ब्लूस डिस्कलरेशन हो रहा है, तो उसके लिए हमें इमीडिएट ऑक्सीजन की रिक्वायर्ड होगी। ऑप्शन सी डी इज़ द करेक्ट आंसर यहाँ पे। व्हेन शुड द नर्स असेस रेस्पिरेटरी रेट ऑफ ग्रेटेस्ट एक्यूरेसी? हमें रेस्पिरेटरी रेट असेस करना है तो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट हम कौन से टाइम पे असेस कर सकते हैं? वाइल द पेशेंट इज़ अनअवेयर। हमें तब नोटिस करना है, मतलब हम जब भी अगर पेशेंट को पता नहीं है उस टाइम पे करेंगे तो ही हम एक्यूरेट ले सकते हैं। अगर पेशेंट को पता है कि हम क्या कर रहे हैं तो उसका रेस्पिरेशन या तो बढ़ जाएगा या घट जाएगा, बिकॉज ये एक हमारा सेल्फ कंट्रोल एफर्ट होता है। तो जैसे ही कोई असेसमेंट हो रहा है या फिर लाइक जैसे कोई बीपी भी चेक करेगा तो उस टाइम पे अपना रेस्पिरेटरी रेट है वो हम खुद जब भी अवेयर रहेंगे तो या तो हम ज़्यादा सांस लेंगे या कम लेंगे, या थोड़ा सा हमारा अवेयरनेस है वो बढ़ जाता है। सो जब भी अनअवेयर रहेगा, पेशेंट को पता नहीं है कि हम क्या असेस कर रहे हैं, उस टाइम पे अगर हम असेस करेंगे तो रेस्पिरेटरी रेट एक्यूरेट आएगा। व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नर्सिंग असेसमेंट बिफोर इनिशिएटिंग चेस्ट फिजियोथेरेपी? इंपॉर्टेंट नर्सिंग असेसमेंट क्या होता है बिफोर फिजियोथेरेपी? ऑप्शन ए पेन स्कोर, ऑप्शन बी एबिलिटी टू सिट अप, ऑप्शन सी लंग साउंड एंड नीड फॉर थेरेपी, और ऑप्शन डी इज ब्लड प्रेशर। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें आइडेंटिफाई करना है असेस करके कि कौन से लोब में और कहाँ पे ज़्यादा सिक्रेशंस है, तो ताकि हमें इफेक्टिवली फिजियोथेरेपी कर सके। सो लंग साउंड एंड नीड फॉर थेरेपी असेस करना इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी। डिटरमाइनिंग वेदर सिक्रेशन आर प्रेजेंट हेल्प जस्टिफाइंग द थेरेपी। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। चाइल्ड विद अस्थमा बिगिन वीजिंग आफ्टर फिजिकल एक्टिविटी, व्हाट नर्सिंग एक्शन इज़ द प्रायोरिटी होगा इसमें? सो अस्थमा के पेशेंट है, वीजिंग हो रहा है आफ्टर फिजिकल एक्टिविटी के बाद, तो हमें ब्रोंकोडायलेटर देना है। एक्सरसाइज इंड्यूस्ड ब्रोंकोस्पाज्म है उसको रिलीव करना है, तो हम फास्ट एक्टिंग जो भी शॉर्ट एक्टिंग ब्रोंकोडायलेटर है जैसे साल्बुटामोल का इनहेलर देंगे। सो ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नर्स नोटिस दैट अ पेशेंट विद ट्यूबरकुलोसिस इज कफिंग ब्लड, व्हाट इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी? टीबी का पेशेंट है, उसको कफिंग के साथ ब्लड आ रहा है तो क्या करना है? हेमोप्टोसिस हो रहा है। सो हमेशा हमें टीबी पेशेंट्स के लिए एयरबोर्न प्रिकॉशंस रखने, बिकॉज टीबी इज हाईली इन्फेक्शियस डिजीज है, तो एयरबोर्न प्रिकॉशन इज द मोस्ट प्रायोरिटी। इनिशिएट एयरबोर्न आइसोलेशन। पेशेंट विथ निमोनिया इज कन्फ्यूज एंड एजिटेटेड, व्हाट शुड द नर्स सस्पेक्ट? निमोनिया का पेशेंट है वो कन्फ्यूज हो रहा है, घबराहट की कंप्लेंट कर रहा है, तो क्या करना है? बिकॉज अगर निमोनिया है, पेशेंट कन्फ्यूज हो रहा है, मीन्स हाइपोक्सिया के सिम्टम है। सो असेस फॉर हाइपोक्सिया, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। Which assessment finding indicate effective use of an incentive spirometer? इफेक्टिव इंसेंटिव स्पायरोमीटर असेसमेंट करने के लिए हमें कौन सा इंडिकेशन होएगा कि वो अच्छे से यूज़ किया है? ऑप्शन ए ड्राउजीनेस आफ्टर यूज, ऑप्शन बी क्लियर लंग साउंड एंड इम्प्रूव इंस्पायरेटरी वॉल्यूम, ऑप्शन सी कफ विद येलो स्पुटम, ऑप्शन डी इंक्रीज एब्डोमिनल डिस्टेंशन। अगर इफेक्टिवली यूज़ किया है तो मतलब कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट्स होएगा। इम्प्रूवमेंट मीन्स रिस्क ऑफ एटलेसिस को कम करता है, लंग एक्सपांसन होगा, सिक्रेशंस रिमूव हो जाएंगे और लंग वॉल्यूम के जो है वो इम्प्रूव होंगे। क्लियर लंग साउंड एंड इम्प्रूव्ड इंस्पायरेटरी वॉल्यूम। अगर अच्छे से स्पायरोमीटर यूज़ किया तो लंग्स कंडीशन बेटर होगी। ओवरऑल हमें यही देखना है। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। व्हाट इज़ द की नर्सिंग गोल इन द केयर ऑफ ए चाइल्ड विथ एपिग्लोटाइटिस? की नर्सिंग इंटरवेंशन या फिर नर्सिंग गोल क्या होएगा अगर हम एपिग्लोटाइटिस के किसी पीडियाट्रिक पेशेंट की केयर कर रहे हैं तो? ऑप्शन ए एडमिनिस्टर ओरल फ्लूइड, ऑप्शन बी डिले ऑक्सीजन थेरेपी, ऑप्शन सी अवॉइड थ्रोट एग्जामिनेशन एंड मेंटेन एवे। एपिग्लोटाइटिस की कंडीशन में क्या होता है कि लेरिंजियल इडेमा होने के लिए बहुत चांसेस होते हैं। सो अगर हमने थ्रोट एग्जामिनेशन किया और कहीं ना कहीं हमने कुछ थ्रोट एग्जामिनेशन के ड्यूरिंग कहीं पे टच किया, उसकी वजह से लेरिंजियल एडेमा हो सकता है और ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है एयरवे में। सो हमें ऑलवेज अवॉइड थ्रोट एग्जामिनेशन एंड मेंटेन एयरवे पेटेंट। सो ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नर्स इज परफॉर्मिंग रेस्पिरेटरी असेसमेंट ऑन अ चाइल्ड विथ RSV, व्हाट इज़ द क्रिटिकल साइन ऑफ डिटोरिएशन? अगर RSV का बच्चा है तो क्रिटिकल साइन क्या होगा कि डिटोरिएट हो रहा है बच्चा। डिटोरिएट मीन्स कंडीशन फ्रोजन हो रही है। सो क्लियर ब्रेथ साउंड से मीन्स नॉर्मल है। नेजल कंजेशन हो सकता है, पर नेजल कंजेशन इतना डिस्ट्रेस कोज नहीं करेगा। ऑप्शन सी ग्रंटिंग रेस्पिरेशन, अगर रेस्पिरेटरी एफर्ट्स बढ़ रहे हैं, ग्रंटिंग साउंड सुनाई दे रहे हैं तो हो सकता है RSV की कंडीशन में कुछ डिटोरिएट हो रहा है। माइल्ड फीवर हो सकता है बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन। सो ग्रंटिंग इंडिकेट करता है कि सीवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है और रेस्पिरेटरी फेलियर में बच्चा जा सकता है। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। व्हाट इज़ द प्राइमरी एक्शन ऑफ albuterol? ए बीटा 2 एगोनिस्ट है। सो इसका क्या
एक्शन क्या होगा। अभी अगले 20 क्वेश्चन है वो मेडिकेशन से रिलेटेड है, जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड है। सो पहला क्वेश्चन है वो प्राइमरी एक्शन ऑफ अल्बेंड्रॉल पूछा है। सो ये एक ब्रोंकोडायलेटर है, तो रिलैक्स करेगा ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स को। सो ऑप्शन बी इज़ द डायलेट द ब्रोंकियल्स, जो कि ब्रोंकियल्स के अंदर स्मूथ मसल है, ये स्मूथ मसल रिलैक्सेंट है। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। विच साइड इफेक्ट इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएट विद द यूज ऑफ इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड, जैसे कि फ्लूटिकासोन। फ्लूटिकासोन के साथ कौन सा कॉमन सिम्टम है जो कि इनहेलर के साथ शो होता है? सो वो होता है कि ओरल थ्रस हो जाता है। जब भी हम पेशेंट को फ्लूटिकासोन इनहेलर एडवाइस करते हैं या फिर उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आपको कैसे इनहेलर यूज़ करना है, और यूज़ करने के बाद आपको ओरल केयर करना है। एवरी टाइम जब भी वो इनहेलर यूज़ करेगा, लाइक दिन में 2 बार ले रहा है, 4 बार ले रहा है, जब भी ज़रूरत हो रही है ले रहा है इनहेलर, तो इनहेलर यूज़ करने के बाद पेशेंट को पानी से मुंह साफ करना है। सो ओरल थ्रेसिस मोस्ट कॉमन कॉज होता है बिकॉज ऑफ स्टेरॉइड्स की वजह से फंगल ग्रोथ हो सकता है अगर टाइम टू टाइम ओरल केयर मेंटेन नहीं रखा तो। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। Nurse is teaching a patient about Montelukast. What is the best time to take this medicine? So Montelukast लेने के लिए यूजली हम बेड टाइम पे लेते हैं ताकि नाइट टाइम में अस्थमा के सिम्टम्स को इम्प्रूव कर सकें। सो ऑप्शन डी सी इज़ द करेक्ट आंसर, एट बेड टाइम। विच मेडिकेशन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन चिल्ड्रन अंडर 12 विथ ए वायरल इन्फेक्शन ड्यू टू रिस्क ऑफ रेज सिंड्रोम? रेज सिंड्रोम कौन सा मेडिसिन करता है? वो है एस्पिरिन। एस्पिरिन इज अवॉइडिंग वायरल इलनेस इन चिल्ड्रन ड्यू टू द रिस्क ऑफ रेज सिंड्रोम। व्हाट इज़ द कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ थियोफाइलिन? थियोफाइलिन का कॉमन साइड इफेक्ट क्या होता है? इंसोम्निया होता है। बिकॉज ऑफ थियोफाइलिन पेशेंट को इंसोम्निया हो सकता है, हार्ट कंडीशंस हो सकती है। सो टेकिकार्डिया एंड रेस्टलेस, ये दोनों सिम्टम्स है थियोफाइलिन के। सीडेशन कभी नहीं होएगा, कॉन्स्टिपेशन, ब्रेडिकार्डिया, बिकॉज ऑफ थियोफाइलिन की वजह से जनरली ऐसे याद कर सकते हैं कि सारी कंडीशन बढ़ने वाली होगी, जैसे टेकिकार्डिया है, रेस्टलेस है, एंजाइटी है, इंसोम्निया है। वाई शुड ए ब्रोंकोडाइलेटर बी गिवन बिफोर ए कॉर्टिकोस्टेरॉइड इनहेलर? ब्रोंकोडाइलेटर देना क्यों जरूरी है? बिकॉज बिफोर गिविंग कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स इनहेलर। सो ब्रोंकोडाइलेटर देंगे तो ब्रोंक्यूल्स पहले से ही डायलेट हो जाएंगे, सो ओपन करेंगे एयरवे को ताकि कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स अंदर तक पहुँचे और अपना इफेक्ट आ सके। सो पहले हमें एयरवे को ओपन करना है फॉर स्टेरॉइड्स के बेटर एब्जॉर्प्शन के लिए। सो अवॉइड नोजिया to take prevent bronchospasm. Option C, to open airway for better steroid absorption, or option D, it doesn't matter which come first. So always matter it first, go for the bronchodilator then go for the corticosteroids, because bronchodilator पहले open करेगा airway को, फिर steroids का अच्छे से absorption होगा तो condition improve होगी। So option C is the correct answer. What is the action of इप्राट्रोपियम इन रेस्पिरेटरी डिजीज मैनेजमेंट? सो आप जब भी पल्मोनरी डिपार्टमेंट में काम करेंगे तो आप देखेंगे कि हर पल्मो के पेशेंट्स को, हर दूसरे तीसरे पेशेंट्स को क्यूआईडी में नेप चल रहा है, बीडी में चल रहा है, और इप्राट्रोपियम जिसको हम डुअलिन बोलते हैं उसका नेप चल रहा है। सो इसका मैनेजमेंट में क्या एक्शन होता है? सो इप्राट्रोपियम जो होता है वो एक एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर ब्लॉकर होता है, उसकी वजह से वो ब्रोंकोडायलेशन करता है। सो ब्रोंकोडायलेटर है, इसलिए हर रेस्पिरेटरी डिजीज़ वाले पेशेंट्स के अंदर यूज़ होता है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर, एंटीकोलिनर्जिक ब्रोंकोडायलेटर, जो कि एसिटाइलकोलिन को रिसेप्टर्स को ब्लॉक करेगा, उसकी वजह से ब्रोंकोडायलेटर रहेगा। विच मेडिसिन इज यूज एज ए म्यूकोलाइटिक इन रेस्पिरेटरी कंडीशन लाइक सिस्टिक फाइब्रोसिस में? हम जैसे सिस्टिक फाइब्रोसिस की कंडीशन में क्या है, सारे सिक्रेशंस जितने भी है वो इकट्ठे हो जाते हैं और बाहर नहीं निकलते। सो सिक्रेशंस को रिमूव करने के लिए हम कौन सा म्यूकोलाइटिक्स यूज़ करेंगे? साल्मेट्रोल, डेक्सामेथोमोर्फेन, एसिटाइलसिस्टीन, और ऑप्शन डी है क्रोमाइलोन। सो यहाँ पे एसिटाइलसिस्टीन ब्रेक डाउन करता है म्यूकोस को, मेकिंग इट इजियर टू क्लियर फ्रॉम द एयरवे। सो एसिटाइलसिस्टीन इज द कॉमन म्यूकोलाइटिक इन रेस्पिरेटरी कंडीशन, जैसे कि सिस्टिक फाइब्रोसिस में यूज़ करते हैं ताकि थिक सिक्रेशन से उनको रिमूव कर सकें। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, ए नर्स एडमिनिस्टर कोडिन फॉर ए परसिस्टेंट कफ, व्हाट शुड बी क्लोजली मॉनिटर्ड? परसिस्टेंट कफ के लिए कोडिन यूज़ कर रहे हैं सिरप। सो
उसके लिए हमें सबसे क्लोजली मॉनिटर करना है वो क्या करना है। ऑप्शन ए डायरिया, ऑप्शन बी रेस्पिरेटरी रेट, ऑप्शन सी पल्स प्रेशर और ऑप्शन डी रिफ्लेक्सेस। कोडीन है वो एक ओपियोइड है जो कि सप्रेस करता है कफ प्रोडक्शन को। सो उसके लिए हमें वो क्या है उसके साथ साथ ओपियोइड है वो सप्रेस करेगा कफ प्रोडक्शन के साथ साथ, हो सकता है कि वो हमारे रेस्पिरेटरी ड्राइव को भी सप्रेस करे। सो उसकी वजह से रेस्पिरेटरी रेट है वो कम हो सकता है। उसके लिए हमें रेस्पिरेटरी रेट को मॉनिटर करते रहना है। ऑप्शन सी बी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट। आपने सुना होगा लाबा साबा। सो यहाँ पे लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट पूछा है लाबा, वो कौन सा है? तो साल्मेट्रोल होता है वो। इज़ द यूज लॉन्ग टर्म कंट्रोल एंड नॉट फॉर द एक्यूट अस्थमा अटैक। लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट में हम साल्मेट्रोल यूज़ करते हैं। A child with asthma is prescribed prednisolone. What is an important nursing teaching point? अस्थमा के पेशेंट को प्रेडनिसोन दे रहे हैं तो नर्स को क्या टीच करना है? स्टॉप इमीडिएटली आफ्टर सिम्टम इम्प्रूव, नेवर स्टॉप प्रेडनिसोलोन सडनली, टेक ऑन ए एम्प्टी स्टमक, ऑप्शन सी टेपर ऑफ ग्रेजुअली एज ए प्रिस्क्राइब और ऑप्शन डी स्किप डस्टबिन फीलिंग वेल। फीलिंग वेल के बाद हमें कभी भी स्किप करने के लिए नहीं बोलना है, टेपर ऑफ ग्रेजुअली एज ए प्रिस्क्राइब करना है। जैसे बोला है लाइक अगर प्रेडनिसोलोन स्टार्ट करते हैं तो कैसे स्टार्ट करेंगे? फर्स्ट डे पे 30, दूसरे दिन 20, नेक्स्ट डे 10, अगले उसके बाद लाइक 5 दिन का कोर्स दे रहे हैं तो 5 पे आके स्टॉप करना है धीरे धीरे। ऐसे नहीं कि 30 लिया उसके बाद डायरेक्टली बंद कर दिया 30 mg से। सो स्टॉप इमीडिएटली, नेवर, टेक ऑन एम्प्टी स्टमक, कॉर्टिकोस्टेरॉइड ब्रेकफास्ट के बाद, जैसे हम ग्लास ऑफ मिल्क के साथ देते हैं तो ब्रेकफास्ट के बाद देना है, ना कि एम्प्टी स्टमक। टेपर ऑफ ग्रेजुअली एज ए प्रिस्क्राइब्ड करना है, स्किप डस्टबिन फीलिंग वेल नॉट। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। विच मेडिकेशन शुड द नर्स क्वेश्चन फॉर ए पेशेंट विद रेस्पिरेटरी डिप्रेशंस। अगर ऐसी कौन सी मेडिसिन है जिसको प्रिस्क्राइब किया गया है और पेशेंट रेस्पिरेटरी डिप्रेशंस में जा सकता है, तो हमें डॉक्टर से कंफर्म करना है। सो लोरेजिपाम, एल्बेट्रोल, गुल्फिएंसिन और इप्राट्रोपियम। इप्राट्रोपियम नेबुलाइजेशन हम देते ही हैं, ये कफ सिरप ये है वो हम देते हैं। एल्बेट्रोल, लोरेजिपाम। लोरेजिपाम क्या है? ये एक बेंजोडाइजेपिन से है और रेस्पिरेटरी डिप्रेशंस कर सकता है, तो लोरेजिपाम देने से पहले हमें पूछना है। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ क्रोमोलाइन सोडियम इन अस्थमा केयर। अस्थमा के पेशेंट के लिए हमें क्रोमोलाइन क्यों यूज़ करते हैं? वो जो कि एक प्रोफाइलेटिक मास्ट सेल स्टेबलाइजर होता है, वो मास्ट सेल डिग्रेड प्रिवेंट करता है अस्थमा अटैक्स को बार बार, सो उसके लिए यूज़ करते हैं। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज़ द बेस्ट नर्सिंग एक्शन आफ्टर एडमिनिस्ट्रिंग नेबुलाइज्ड ब्रोंकोडायलेटर। जैसे हमने किसी पेशेंट को नेबुलाइजेशन दिया है, जैसे ड्यूलिन का दिया है, ब्रुडनोसाइड्स का दिया है, तो उसके बाद हमें फर्स्ट एक्शन क्या होएगा जो हमें असेस आफ्टर नेबुलाइजेशन कंप्लीट होने के बाद देखना है। सो असेस टेम्परेचर, चेक ब्लड ग्लूकोज, अस्कल्टेड ब्रेथ साउंड और ऑप्शन डी मेजर एब्डोमिनल गर्थ। एब्डोमिनल गर्थ से नेबुलाइजेशन का कुछ नहीं है, अगर नेबुलाइजेशन दे रहे हैं मीन्स हमें कुछ ना कुछ रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड असेस करना है। इवेलुएटिंग लंग साउंड हेल्प दैट डिटरमाइन द ट्रीटमेंट इफेक्टिवनेस। नेबुलाइजेशन देने के बाद लंग साउंड में कुछ इंप्रूवमेंट हुआ है, सिक्रेशंस लूज हुए कि नहीं हुए, कफ निकला कि नहीं निकला, ये सब हमें असेस करना है। अस्कल्टेड ब्रेथ साउंड्स मतलब अगर एयरवे सिक्रेशंस लूजन हुए होंगे तो ब्रेथ साउंड्स हुए वो इम्प्रूव हुए होंगे, ताकि हम पता लगा सकें कि ट्रीटमेंट इफेक्टिवनेस कितना है। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। विच मेडिकेशन क्लास इज कॉमनली यूज टू ट्रीट एलर्जिक राइनाइटिस। एलर्जिक राइनाइटिसन के लिए कौन सी क्लास की मेडिसिन यूज़ की जाती है? सो एंटीहिस्टामिन्स यूज़ करते हैं एलर्जिक के लिए हमेशा, आपको पता ही है सबको। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। एंटीहिस्टामिन लाइक ब्लॉक हिस्टामिन के इफ़ेक्ट को जनरली जो को हिस्टामिन के इफ़ेक्ट को ब्लॉक करने के लिए हम एंटीहिस्टामिन यूज़ करते हैं। वाई शुड ल्यूकोटेरिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट बी यूज कॉशियसली इन ए पेशेंट विथ लीवर डिजीज। हमें कितना ध्यान रख के यूज़ करना है ल्यूकोटेरिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट को अगर लीवर डिजीज़ का है तो, क्योंकि जो ये ल्यूकोटेरिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है वो लीवर में जाके मेटाबॉलाइज होती है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि लीवर डिजीज़ है तो उसका हो सकता है मेटाबॉलिज्म कम हो या फिर जितना ज़रूरत है उतना नहीं हो, तो हो सकता है वो एक्यूमुलेट हो जाए लीवर में और लीवर डिस्फंक्शन को और
कंडीशन को ख़राब कर सकता है। सो हमें मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड पहले पता करना है कि उसका लीवर अच्छा है, एलिप्टिक करवाते हैं मेडिसिन शुरू करने से पहले। सो हेपेटिक मेटाबोलाइजेशन है, इसलिए हमें पहले पता होना चाहिए कि लीवर फंक्शन बराबर है कि नहीं। अगर लीवर डिजीज़ है तो हम उसके लिए अवॉइड करेंगे, बिकॉज हो सकता है कि वो लीवर डिजीज़ की कंडीशन को और ख़राब कर सकता है। सो ऑप्शन सी है जो हमारा सही आंसर है। विच मेडिसिन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर इमीडिएट रिलीफ ड्यूरिंग एन एक्यूट अस्थमा अटैक। मोस्ट अप्रोप्रिएट इमीडिएट रिलीफ के लिए हम एक्यूट अस्थमा अटैक है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अल्बेंट्राजोल लेते हैं हमेशा, शॉर्ट एक्टिंग ब्रोंकोडायलेटर है, बिकॉज ब्रोंकोस्पाज्म को क्विकली रिलीव कर सकता है। व्हाट इज़ ए प्रायोरिटी टीचिंग पॉइंट फॉर ए पेशेंट यूजिंग ए ड्राई पाउडर इनहेलर। जो DPI यूज़ करते हैं पेशेंट इनहेलर के लिए, तो उनके लिए ड्राई पाउडर इनहेलर वालों के लिए प्रायोरिटी टीचिंग क्या रहेगी। सेक द इनहेलर, यूज विथ ए स्पेसर, राइज माउथ और आफ्टर यूज, और टेक विथ फूड। सो सेक द इनहेलर, अगर वो ड्राई पाउडर नहीं है, MDI वाला है, मेटाडोज इनहेलर वाला, तो उसको सेक करना जरूरी होता है, बिकॉज पाउडर वाले में तो कैप्सूल्स होते हैं, तो हमें कैप्सूल डालने हैं। यूज़ विथ ए स्पेसर, स्पेसर्स के साथ भी अगर DPI है तो हमें उसे स्पेसर के साथ यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। स्पेसर्स के साथ हम MDI को यूज़ करते हैं। रेंज आफ्टर यूज़ ओरल केयर हमेशा प्रायोरिटी रहेगी ड्राई पाउडर इनहेलर के साथ भी, क्योंकि हो सकता है उसकी वजह से वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड है तो ओरल थ्रस्ट कोज कर सकता है, पाउडर फॉर्म में होता है, सो फंगल ग्रोथ कोज कर सकता है। सो हमें ओरल थ्रस्ट को प्रिवेंट करने के लिए पेशेंट को माउथ केयर के लिए बोलना है। जब भी पेशेंट इनहेलर यूज़ करेगा ड्राई पाउडर इनहेलर तो ओरल केयर करना है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नर्स इज गिविंग ऑक्सीजन टू ए COPD पेशेंट, व्हाट इज़ द मैक्सिमम रिकमेंडेड ऑक्सीजन फ्लो। COPD पेशेंट के लिए मैक्सिमम रिकमेंडेड ऑक्सीजन फ्लो क्या होता है। COPD पेशेंट के अंदर CO2 रिटेन का चांसेस होता है, तो हाई ऑक्सीजन होता है वो रेस्पिरेटरी ड्राइव होता है, उसको डिप्रेस करता है। सो 1 to 2 लीटर से ज़्यादा COPD पेशेंट्स को ऑक्सीजन नहीं देना है। ए पेशेंट रिसीव एपिनेफ्रिन ड्यूरिंग ए सीवियर अस्थमा अटैक, व्हाट फाइंडिंग इंडिकेट ए साइड इफेक्ट। एपिनेफ्रिन दिया है सीवियर अस्थमा अटैक के बाद, सो कौन सी फाइंडिंग ऐसी है जो इंडिकेट करेगी कि साइड इफेक्ट हो रहे हैं। तो ब्रेडिकार्डिया, हाइपरटेंशन, चेस्ट पेन एंड पाल्पिटेशन और सीडेशन। सो एपिनेफ्रिन देने के बाद हमेशा वो कार्डिक स्टिमुलेंट्स होते हैं, तो हो सकता है पेशेंट को बहुत ज़्यादा हार्ट रेट बढ़ जाए, टेकिकार्डिया के साथ साथ हार्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, पेशेंट को पाल्पिटेशंस फील हो रहे हैं, चेस्ट पेन हो रहे हैं। सो वो कार्डिक स्टिमुलेशन है, सो कार्डिक एक्टिविटी इंक्रीज हो सकती है। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। विच ऑक्सीजन डिलीवरी डिवाइस द मोस्ट प्रीसियस ऑक्सीजन कंसनट्रेशन। यहाँ पे हमारे मेडिसिन के क्वेश्चन ख़त्म हो गए और अभी हम ऑक्सीजन थेरेपी से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे अगले 10। सो पहला क्वेश्चन है, विच ऑक्सीजन डिलीवरी डिवाइस डिलीवर द मोस्ट प्रिसाइज ऑक्सीजन कंसनट्रेशन। मोस्ट प्रिसाइज ऑक्सीजन कंसनट्रेशन कौन से मास्क से दे सकते हैं, वो है वेंचुरी मास्क। द वेंचुरी मास्क अलाउ फॉर द कंट्रोल एंड प्रिसाइज ऑक्सीजन डिलीवरी। जितनी कंसनट्रेशन में हमें ऑक्सीजन देना है और जितना लीटर देना है वो हम वेंचुरी मास्क से दे सकते हैं। जितना हमने रेट सेट किया होगा वो उतनी ही रेट से जाएगा ऑक्सीजन डिलीवरी। व्हाट इज़ द मैक्सिमम ऑक्सीजन फ्लो रेट रिकमेंडेड फॉर ए नेजल कैनुला इन एडल्ट्स। एडल्ट के अंदर नेजल कैनुला से हम कितनी ऑक्सीजन फ्लो दे सकते हैं। अप टू 6 लीटर डिलीवरी है, जो कि हायर रेट है, वो कोज कर सकते हैं म्यूकोजल इंजरी वगैरह, और पेशेंट डिस्कम्फर्ट में रहता है अगर हम नेजल कैनुला से इतनी हाई रेट से ऑक्सीजन डिलीवरी देते हैं तो। ए चाइल्ड विथ ब्रोंकियोलाइटिस इज ऑन ऑक्सीजन वाया नेजल कैनुला, व्हाट इज एन इम्पोर्टेंट नर्सिंग इंटरवेंशन। नेजल कैनुला ब्रोंकियोलाइटिस का पेशेंट है और ऑक्सीजन दे रहे हैं नेजल कैनुला से, इंपॉर्टेंट नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होएगा। हमेशा ब्रोंकियोलाइटिस है, निमोनिया है, इन सब में हाई ऑक्सीजन डिलीवरी देना होता है, तो हमें ह्यूमिडिफाइड करने के बाद ही ऑक्सीजन डिलीवरी करना है, बिकॉज पेशेंट के डिस्कम्फर्ट को कम करेगा, नेजल म्यूकोजल की इंजरीज को कम करेगा। सो ऑलवेज गो विथ ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। विच मास्क डिलीवर द हाइस्ट कंसनट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन विदाउट इंट्यूबेशन। ऑलवेज नॉन रिब्रीदर मास्क होते हैं, वो हाई कंसनट्रेशन की ऑक्सीजन को डिलीवर करेंगे। 90 to 100% ऑक्सीजन होता है नॉन रिब्रीदर मास्क में, NRBM जिसको हम बोलते हैं। उसमें एक टाइट सील और रिजर्वायर बैग होता है। व्हाट इज द सेफ्टी कंसनट्रेशन व्हेन यूजिंग ऑक्सीजन थेरेपी। ऑक्सीजन थेरेपी पे रख रहे हैं तो अवॉइड ओपन फ्लेम नियर ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन है वो
ऑक्सीजन की वजह से आसपास में आग लग सकती है, तो हमें ध्यान रखना है कि कोई भी फ्लेमेबल या स्पार्क कुछ भी नियर बाई ऑक्सीजन जहाँ पे भी रखा हुआ है नहीं हो, तो अवॉइड ओपन फ्लेम नियर ऑक्सीजन। व्हाट इज़ द टिपिकल FiO2 रेंज फॉर ए सिंपल फेस मास्क? अगर सिंपल फेस मास्क यूज़ कर रहे हैं तो डिलीवर अप्रॉक्सीमेटली 35 to 45% होता है, क्योंकि 5 to 10 लीटर फेस मास्क से हम O2 डिलीवर कर सकते हैं। सो 35 to 50, ऑप्शन सी। COPD पेशेंट इज रिसीविंग ऑक्सीजन थेरेपी, व्हाट इज़ द बेस्ट मेथड टू अवॉइड CO2 रिटेंशन? CO2 रिटेंशन को प्रिवेंट करना है तो हमें ऑक्सीजन फ्लो को कम रखना है, ताकि रेस्पिरेटरी ड्राइव है वो सप्रेस नहीं हो और इनफ ऑक्सीजन लो फ्लो नेजल कैनुला से प्रोवाइड करना है, तो नेजल कैनुला से 1 to 2 लीटर पर मिनट देना है, ऑप्शन बी। व्हाट इज़ द प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन इफ़ ए नॉन रीब्रीदर मास्क इज रिजर्वायर बैग कोलैप्स हो रहा है? कोलैप्स हो रहा है मतलब उसके अंदर हमने एडुकेट एयर फिल नहीं किया है, उसकी वजह से वो इनएडुकेट ऑक्सीजन फ्लो को इंडिकेट करता है। सो उसके लिए हमें क्या करना है, प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन क्या होएगा, इंक्रीज़ करना है ऑक्सीजन फ्लो रेट को। अगर वो असेसमेंट पूछ लेते हैं तो हमें असेस करना है कि एडुकेट एयर ऑक्सीजन है वो डिलीवर हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर इनएडुकेट ऑक्सीजन फ्लो होता है उसकी वजह से बैग कोलैप्स हो जाता है। सो असेसमेंट पूछे तो हमें देखना है कि बैग कोलैप्स हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और इंटरवेंशन पूछेंगे तो इंक्रीज़ करना है ऑक्सीजन फ्लो रेट को। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। विच डिवाइस इज बेस्ट फॉर ए पेशेंट विथ फेशियल ट्रॉमा हु नीड ऑक्सीजन? फेशियल ट्रॉमा का पेशेंट है तो हमें उसका ऑक्सीजन डिलीवरी कैसे करेंगे, उसको हम फेस टेंट लगा देंगे, पूरा फेस के चारों तरफ एक टेंट लगाएंगे, उसके अंदर ओपन ऑक्सीजन रखेंगे। सो पेशेंट फेस टेंट से यूज़ कर सकता है ऑक्सीजन को। जिनको फेशियल इंजरी हुई है उनको मास्क हम नहीं पहना सकते, या फिर जो हमारा ओरल कैविटी से है कुछ इंजरी हो रखा है, स्कल का इंजरी हो रखा है, तो उनको हम फेस टेंट के अंदर रखते हैं। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द वन वे वॉल्व इन ए नॉन रीब्रीदर मास्क? NRBM के अंदर वो जो वन वे वॉल्व होता है उसका प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? वो रीइनहेलेशन ऑफ एक्सहेल्ड एयर को प्रिवेंट करता है। जैसे ही हमने जब पेशेंट अगर हमने NRBM लगाया है उसके अंदर वो वन वे वॉल्व होता है, तो पेशेंट जब सांस लेता है तो इन्वायरमेंटल एयर के साथ साथ उसके जो ऑक्सीजन डिलीवरी है उसके साथ साथ इन्वायरमेंटल एयर आता है। फिर वो जब रिमूव करता है तो जो पेशेंट ने वापस से एक्सहेल किया है वो एयर इन्वायरमेंट में चली जाएगी, और जो नई O2 है वो वापस वो जो वन वे वॉल्व है क्लोज हो जाएगा। उस टाइम पे पेशेंट ने जो एयर एक्सहेल करी वो वापस इनहेल नहीं कर पाएगा। जो इनहेल करेगा वो ऑक्सीजन टेंट से जो ऑक्सीजन टैंक रखा हुआ है, जो ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम है, वहाँ से जो O2 आ रही है पेशेंट सिर्फ वो O2 वाला ही इनहेल करेगा, नो कि जो एक्सहेल कर रहा है उसके टाइम पे वो वॉल्व क्लोज हो जाता है। द वन वे वॉल्व प्रिवेंट द एक्सहेल्ड एयर फ्रॉम एंटरिंग इनटू द रिजर्वायर बैग। जो रिजर्वायर बैग है उसके अंदर जो एक्सहेल करा है वो एयर नहीं जाके उसके अंदर सिर्फ ऑक्सीजन ही होएगी, तो पेशेंट को जो CO2 वाली एयर है जो पेशेंट ने वापस एक्सहेल करी है वो वापस इनहेल नहीं कर पाएगा। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, प्रिवेंट री इनहेलेशन ऑफ एक्सहेल्ड एयर। सो यहाँ पे आज का अपना क्लास ख़त्म होता है। थैंक यू।